ओके स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या केमिस्ट्री टारगेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ सोल्यूट टू डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज सोल्युबिलिटी। अब किसी भी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम उसको दो केस में स्टडी करेंगे। एक लेते हैं कि सॉलिड इन ए लिक्विड, कि सॉलिड तो एज ए सोल्यूट यूज करेंगे हम, और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट कैसे डिजोल्व हो रहा है। और सेकंड केस पढ़ेंगे कि गैस इन लिक्विड्स, कि गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। आज हम फर्स्ट केस स्टडी करने जा रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। अब सॉलिड एज ए सोल्यूट हम यूज करेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए पहले हम स्टडी करते हैं कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर का मीनिंग क्या है कि हम देखें कि पोलर है या नॉन पोलर है। हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, अगर पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है लाइक डिजोल्व लाइक। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, नेफ्थलीन है, कपूर है, तो किस में इजिली डिजोल्व होगा? ये नॉन पोलर लाइक बेंजीन ईथर में। अब अगला एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, कोई भी आयनिक साल्ट है दैट आर पोलर, तो किस में डिजोल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट। और सबसे अच्छा सॉल्वेंट हमारे पास है यूनिवर्सल वाटर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे आयनिक साल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैरी पासली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरी पासली पॉजिटिव चार्ज। और सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव चार्ज आयन एंड क्लोराइड इज नेगेटिव चार्ज आयन, एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। When two molecule has approached, when we dissolve sodium chloride in water, and water molecule dissociates sodium and chloride ion, that means it free the electrostatic force of attraction, and amount of energy required to break या free electrostatic force of attraction between opposite charge ion is known as lattice energy. यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि amount of energy required to free ions from its lattice। अब आयन फ्री होने के बाद सेकेंड वन प्रोसेस क्या होता है कि आयन्स आर हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम ले सोडियम पॉजिटिव आयन है तो किससे सराउंडेड हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम से, एंड हाइड्रोजन इज आउटसाइड। अगर हम क्लोराइड आयन देखें तो हाइड्रोजन से सराउंडेड हो जाएगा एंड ऑक्सीजन आर आउटवर्डेड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी released when ions are hydrated, and that energy is known as hydration energy। अब देखो हम दो ये वर्ड्स बार बार यूज करेंगे। एक हम लिख रहे हैं लैटिस एनर्जी और एक हम लिख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी साल्ट की अगर हमने सोल्युबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब कई बार कंसेप्टली पूछ लिया जाता है कि विच साल्ट इज सोल्यूबल एंड वाई नॉट सोल्यूबल, तो हम सीधा डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी साल्ट हैव हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी देन साल्ट इज सोल्यूबल, इफ रिवर्स देन इनसोल्यूबल। ये था हमारा कि हाउ सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। सेकेंड फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं हम टेम्परेचर्स, कि टेम्परेचर के साथ कैसे सोल्युबिलिटी वेरी करती है इन केस ऑफ सॉलिड सोल्यूट। इसको हम एक्सप्लेन करें इन केस ऑफ कर्व। देखो ग्राफिकली इजी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसको सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इसको तीन केस में स्टडी करने जा रहे हैं हम। अपना पहला केस है ऐसे आयनिक साल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। और ये कौन कौन से साल्ट हैं? जैसे आपको कर्व में दिखाई दे रहा है, देखो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो कर्व कैसे हो रहे हैं? अपवर्ड जा रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का कर्व है, फिर पोटासियम क्लोराइड का है, सोडियम नाइट्रेट का है या पोटासियम नाइट्रेट का है। दीज साल्ट्स आर दोज टाइप हुज सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर्स। तो ये फर्स्ट केस हो जाएगा, यानी फर्स्ट टाइप के साल्ट। अब ऐसे भी साल्ट है हमारे पास जिसके केस में क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं
उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज। जैसे ग्राफ में आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है फॉर सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज। दैट मीन्स कर्व इज डाउन स्लोप। अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल है सीरियम सल्फेट के अलावा लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में एंड सोन। ऐसे भी साल्ट हैं जिसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है। तो देखो इन दोनों फैक्टर से हमें क्या मिला, अगर कोई भी साल्ट का डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग सोल्यूट इन सोलवेंट। डिसोल्यूशन जो घोलने का प्रोसेस है, कोई भी सोल्यूट को साल्ट को हम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, वो घोलने का प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस है। अब डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है दैट मीन्स हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल सोल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे केस में अगर हम ये कहें कि अपना डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है दैट मीन्स हीट इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग डिसोल्यूशंस। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। जैसे केस लिया हमने NaCl KCl का। और एक्सोथर्मिक कौन सा हो गया डिसोल्यूशन, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट्स। अब देखो थर्ड टाइप के साल्ट भी होते हैं हमारे पास जिसकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करती है यानी वेरिएबल होती है। और ये साल्ट कौन से हैं हाइड्रेटेड साल्ट, या फिर हम इनको क्या कहते हैं जो डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म में मिलते हैं हमें। जैसे हम एग्जाम्पल लें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को अगर देखो हम ग्राफ में देखें, फर्स्ट केस में अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट सोल्युबिलिटी इंक्रीज एंड आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस इट्स सोल्युबिलिटी स्टार्ट टू डिक्रीज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। और ली चटलियर के अनुसार ये कह सकते हैं कि अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस सोडियम सल्फेट एग्जिस्ट इन डेकाहाइड्रेट फॉर्म एंड आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस इज एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस फॉर्म। देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें एक जर्क नज़र आ रहा है, एक बैंड नज़र आ रहा है, एक टर्न नज़र आ रहा है ग्राफ के अंदर, एंड दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर्स, जिसके ऊपर क्या होगा कि हाइड्रेटेड फॉर्म एक साल्ट की दूसरे में चेंज हो रही है। जैसे ए कंडीशन देखें, कैल्शियम क्लोराइड लोअर टेम्परेचर अप टू 32 किस में एग्जिस्ट कर रहा है हेक्साहाइड्रेटेड्स एंड आफ्टर 32 इट एग्जिस्ट इन टेट्राहाइड्रेटेड फॉर्म्स। और अगर और भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, इस सोल्युबिलिटी इंक्रीज बट इट्स चेंज इनटू लेसर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही अगर कोई भी हम मॉर्फिक साल्ट ले लें जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट का अल्फा और बीटा फॉर्म है, तो अल्फा फॉर्म्स एग्जिस्ट एट लोअर टेम्परेचर्स, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है बट अल्फा फॉर्म चेंज इनटू बीटा फॉर्म्स। तो ये तो क्या था हमारा कि कैसे टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट वेरी करती है। अब जनरली आपने मेनली इतना याद रखना है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी और एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगी। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सॉलिड सोल्यूट अगर हम यूज कर रहे हैं तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आगे नेक्स्ट सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।